सबसे पहले पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था इनमें से? देखिए, जीन तो जॉनसन ने दिया था, तो ये तो होगा नहीं। उत्परिवर्तन दिया था ह्यूगो डे व्रिज ने, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नस्ट हिकल। अंसर्ट हिकल। तो देखिए, अंसर्ट हिकल ने 1869 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों तथा पर्यावरण का परस्पर संबंध, समष्टियों, समुदायों, वायोम या जीवोम, बताइए कौन सा इनमें? देखिए, जीवों तथा वातावरण का परस्पर संबंध ये तो है, समुदाय का भी अध्ययन होता है इसमें, समष्टि का भी, वायोम, जीवोम, सब डी। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा वातावरण के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त समष्टियों, समुदाय, परितंत्रों, वायोम, जीवोम तथा जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जीवोम क्या है? चार में अलग अलग परिभाषाएं। क्या है जीवोम? डी से स्टार्ट करते हैं हम। किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जातियों के समूह से है जीवोम का संबंध। और सी में है जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या ये है जीवोम? या फिर जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। देखिए, जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, ये तो एक तरह से पारितंत्र हो गया ना। एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक प्रमुख इकाई की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है। कौन सी सुटेबल लग रही है इसमें? यही पहली वाली जो परिभाषा है ना, यही है जीवोम। तो देखिए, सबको एक एक करके देख लेते हैं। किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जातियों के समूह को बोलते हैं जनसंख्या। अब देखिए, जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं जैविक समुदाय। जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसको बोलते हैं पारितंत्र। और जीवोम क्या होती है? एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है, उसको बोलते हैं जीवोम। और ये सारी की सारी डेफिनेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पर्यावरण एक है, डायनामिक संकल्पना, स्टैटिक संकल्पना, चक्रीय संकल्पना, इनमें से कोई नहीं। गतिशील, स्थैतिक, चक्रीय या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पर्यावरण एक डायनामिक गतिशील संकल्पना है। तो पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है। इसके दो घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक निरंतर जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। विकिरण, तापमान, मिट्टी, सहजीवी, उपर्युक्त में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक हैं? देखिए, पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में होते हैं दो प्रकार के घटक। दूसरी टेस्ट सीरीज में कई बार बताया होगा। एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। अब इनके अंदर भी कुछ होते हैं, उसी को यहाँ दे रखा है इसने। देखिए, सीधा सा इसको याद रखिए। जैविक घटक वो होता है जिसमें जीवन है, अजैविक घटक वो होता है जिसमें जीवन नहीं है। यानी जैविक घटक देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे, आप लोग, मनुष्य, हिरन, खरगोश, ये सब क्या है? ये तरह जैविक घटक है। और प्रकाश हो गया, विकिरण, तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति, बादल बनना, ऊष्मा, ऊर्जा, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। यहाँ सहजीवी जो होगा ना, ये जैविक घटक हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 1 2 3, शुरू के 3 ऊपर के। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैव और अजैव, जिसे निम्नलिखित तालिका के माध्यम से आप समझ सकते हो। देखिए, अजैविक घटक ये हैं, जैविक घटक ये हैं। जैविक घटक देख लेते हैं पहले। हरे पेड़ पौधे और गैर हरित पादप भी, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट भी इसमें आ जाएंगे। अपघटक भी इसमें आ जाएंगे, डिकम्पोजर होते हैं ये। परजीवी भी इसमें आ जाएगा, सहजीवी इसमें आ जाएगा, मनुष्य इसमें पशु इसमें आ जाएगा, आप लोग मनुष्य इसमें आ जाओगे। गैर हरित पादप यानी फंगस, फफूंद भी इसमें आ जाएगी। बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट इनको बोलते हैं। यह है बायोटिक कंपोनेंट, ये अबायोटिक कंपोनेंट। तो ऊर्जा, विकिरण, तापमान, ऊष्मीय प्रवाह, अग्नि, वातावरणीय गैसें, पवन, जल, गुरुत्व, मिट्टी, भूगर्भिक अध स्तर आदि जो हैं, ये सब पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है। बायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है। पारिस्थितिकी के मुख्य 6 प्रकार के संगठन हैं। 6 प्रकार के, या उससे कम है या उससे ज़्यादा? देखिए 6 प्रकार के ही हैं। बायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है, करेक्ट है। पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन हैं, संगठन स्तर हैं। जीव, समष्टि हो गया, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, समुदाय हो गया, पारितंत्र, जीवोम और जैव मंडल। गिन लीजिएगा, 6 ही होंगे। देखिए इनमें जीव जो है सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो, तथा अन्य क्रमिक रूप से बृहत्तर अवधारणा है। पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के, तो इसने तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ, इसलिए पहला करेक्ट हो गया। बायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है, दूसरा भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मनुष्य जो है ना, मनुष्य पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है। बिल्कुल, अभी तो देखा था जैव घटक। पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को मौसम से संबंध किया जाता है। वो अल्पकालिक लक्षण कौन से हो सकते हैं? तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, बादल और वायु। सही है क्या गलत? सही है। जलवायु को एक लंबे अंतराल, ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय किया जाता है। ये जलवायु की डेफिनेशन होगी, ऊपर वाली मौसम की। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगर ऊपर नीचे करता तो गलत हो जाते। तो मौसम देखा जाए तो एक छोटी क्रिया है, और जो जलवायु है वो लंबे समय तक होता है। तो देखिए, किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम से संबद्ध किया जाता है। और जलवायु का तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित होती है। अब देखिए, एक लंबे समय अंतराल यथा ऋतुओं या वर्षों के आधार पर जो है जलवायु का आकलन किया जाता है। तो सामान्य भाषा में देखा जाए तो मौसम एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, तापमान तथा वर्षा के 2 प्रमुख कारक जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। समझ में आई लाइन? तापमान तथा वर्षा वे 2 प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा के बदलाव से होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो तापमान और वर्षा जलवायु के 2 प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण होता है। इसमें दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं। वनों के आंतरिक भाग की आर्द्रता निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से कम होती है। पहला तो करेक्ट है। जब बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी तो नीचे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा, सनलाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। देखिए, वनों के आंतरिक भाग में जो आर्द्रता होती है वो अधिक होती है, कम नहीं होती, अधिक होती है वो, तभी तो रेनफॉल बहुत होता है उधर। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। तो देखिए, जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर में वायु का तापमान अपेक्षाकृत जो है वो निम्न होता है, क्योंकि सनलाइट आ ही नहीं पाएगी, हीट मतलब वहाँ जनरेट ही नहीं हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि वनों के आंतरिक भाग की आर्द्रता जो है वो निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होती है, कम नहीं होती। गलत है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जीवों के पर्यावास मतलब हैबिटाट यानी आवास के संदर्भ में विचार करना है। पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है।
विभिन्न जातियों का एक ही पर्यावास हो सकता है या बहुत सारी जातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं। संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है। बिल्कुल, ये तो पढ़ने से लग रहे हैं सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य की आंत फीताकृमि का पर्यावास है। सड़ रही वस्तुएं कवक का पर्यावास है। लवणीय जल मछली का पर्यावास है। बताइए कौन सा गलत है? इसमें पक्का कोई ना कोई गलत होगा। देखिए, फीताकृमि मनुष्य की आंत फीताकृमि का पर्यावास है, करेक्ट है ये। सड़ी गली वस्तुएं फंगस, सही है, कवक का पर्यावास है। मछली का पर्यावास लवणीय जल होगा या अलवणीय जल होगा? अलवणीय जल में रहेगी ना मछली, तो लवणीय जल में कैसे जिंदा रहेगी? गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी पर मुख्यतः 4 प्रकार के पर्यावास हैं। स्थलीय, अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर, ज्वारंतमुख यानी एस्चुराइन, और है समुद्र। तो मछली किस में रहेगी? फ्रेश वाटर में रहेगी ना, मतलब अलवणीय जल में रहेगी ना। लवणीय जल में कैसे जिंदा रहेगी? देखिए, आवास विशेष की पर्यावरणीय स्थिति वहाँ रहने वाले पौधों तथा प्राणियों को प्रभावित करती हुई कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाती है। जैसे लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों के कई गुण अलवणीय मृदा के पौधों में नहीं पाए जाते। एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो मनुष्य की आंत फीताकृमि का पर्यावास है। सड़ी गली वस्तुएं कवक का पर्यावास है, फंगस का। अलवणीय जल मछली का पर्यावास है, तो अलवणीय जल मछली का पर्यावास है, ना कि लवणीय जल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल नीचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीस हो गया, इकोलॉजिकल नीस। पहला स्टेटमेंट है, पर्यावरण में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय हो सकता है। एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं क्या? एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं, एक ही निकेत होता है? कई निकेत हो सकते हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, एक पर्यावास या आवास में कई प्रकार की प्रजातियां रह सकती हैं, जबकि एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है, याद रखिएगा। और एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं। पर्यावास निकेत से व्यापक धारणा है, अतः किसी पर्यावास में एक से अधिक प्रजातियों का निकेत हो सकता है, यद्यपि वे समान नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, 2 प्रजातियों का समान निकेत परस्पर स्पर्धा को जन्म देता है और एक प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैव व अजैव घटकों की अंतःक्रिया को समाहित करता है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, एक निकेत में एक ही प्रजाति के जीव निवास करते हैं। यदि 2 प्रजातियों का निकेत समान है तो इसमें एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक कि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। इस तरह निकेत जीवों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैव एवं अजैव घटकों की अंतःक्रिया से युक्त होता है। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। औद्योगिकरण, अति चराई, कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, वृक्षारोपण, झूम कृषि। उपरोक्त में से कौन से पर्यावरण को कुप्रभावित करते हैं? बताइए कौन करेगा पर्यावरण को कुप्रभावित? इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा? वनों को काटना पड़ेगा, ये तो करेगा। अति चराई भी करेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता ये भी करेगा। झूम खेती क्या करते हैं? स्लैश एंड बर्न, मतलब काटो जलाओ छोड़ो फिर आगे बढ़ो। नॉर्थ ईस्ट में होती है ना, ये पर्यावरण की शत्रु बोलते हैं इस कृषि को। बाकी वृक्षारोपण तो नहीं करेगा, तो 4th को एलिमिनेट कर दीजिए। कुप्रभावित 4 तो है ही नहीं किसी में, तो 1 2 4 5 1 2 क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 5 सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 5 सही है। डी हो जाएगा इसका आंसर। हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा।